अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोड 3609 एंड कोड 36010 की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप। वो पर्सन जिनमें कोई भी फिजिकल डिसऑर्डर होता है उनको साइकोलॉजिकली बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हमारी सोसाइटी के अंदर। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते कौन से हैं। ये वो वाले एस्पेक्ट्स हैं जो किसी पर्सन की इमोशनल या मेंटल जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करें, और अगर किसी पर्सन की इमोशनल या मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी उसकी वजह से उसकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगी। तो एक स्टूडेंट जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर साइकोलॉजिकली वो हेल्दी नहीं है, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर सोसाइटी की तरफ से प्रेशर की वजह से या कोई स्ट्रेस वगैरह या एंजाइटी उसमें अगर आ जाता है, तो वो उसकी जो तालीमी काबिलियत है, उसकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस को भी पूरा इफेक्ट करता है। तो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसकी साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर कोई बुरे असरात ना हो उसकी फिजिकल हैंडीकैपनेस के। अगर हम लोग अपने पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ नॉर्मली अगर किसी घर में फिजिकल हैंडीकैप बच्चा पैदा हो जाता है तो वहाँ पे जैसे क़यामत आ जाती है और सब लोग इस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह पता नहीं कौन सा बड़ा इधर हादसा पेश आ गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इट इज़ द सेम एज द मॉर्निंग प्रोसेस। जब जिस तरह किसी घर में कोई फौतगी हो जाती है और तब जिस तरह रोने धोने का पूरा प्रोसेस चलता है, इसी तरह ये सब प्रोसेस हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली तब होता है अगर किसी घर में कोई माजूर बच्चा पैदा हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में यही चीज़ बताई गई है कि इसमें ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं जो किसी पर्सन की फिजिकल डिसेबिलिटी को लेके उसकी साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है, साइकोलॉजी के जो नुकसानात है वहाँ तक उसको लीड कर लिया जाता है। और हमारे यहाँ यूजुअली ये होता है कि किसी घर में कोई मासूर बच्चा पैदा हो गया है तो उसके पेरेंट्स को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है सोसाइटी की तरफ से। हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं और मोस्टली तो ये कहा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी सज़ा है, उनके गुनाहों की सज़ा है और इस तरह के मिथ्स जो हमारी सोसाइटी में। तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे को जो फिज़िकल हैंडीकैप था और उस बच्चे के पेरेंट्स या फैमिली, उन दोनों को साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट उनके ऊपर आ जाता है। उनमें डिप्रेशन आ जाएगी, उनमें शोक आ जाएगा और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिनायल, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, इस चीज़ को डिनाई करते रहेंगे कि ये हमारी औलाद नहीं है, अगर है तो हमने इसकी जो डिसेबिलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उनमें एंगर या डिप्रेशन आ जाएगा और अगर या फिर उनमें एक्सेप्टेंस अगर आती भी है तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट के बाद आती है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल डिफाइन बताई हुई है, अगर आप चाहें तो इसको ईजी वर्ड्स में करके लिख सकते हैं जैसे हम लोगों ने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। उसके अलावा आप इसमें यह ऐड कर सकते हैं कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चे की जो इमोशनल या उसकी मेंटल जो इलनेस है उससे रिलेटेड होते हैं, और अगर साइकोलॉजिकली कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब होगा तो वो उसकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हमारे पास चैलेंजेस, कि अगर किसी घर में फिजिकल हैंडीकैप बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके घर वालों को और उस बच्चे को किस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ता है, और ऐसे चैलेंजेस जो उनके साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज। जब कोई बच्चा हैंडीकैप्ड होगा तो सबसे पहले उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो ख़त्म होगा, उसकी जो खुद एतमादी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसकी बॉडी की इमेज की वजह से बॉडी शेमिंग हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होती है, वो बच्चा खुद को कंपेयर करेगा बाकी बच्चों के साथ और फिर फ्रस्ट्रेटेड होगा और उसमें साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स है वो आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। जब उस बच्चे को सोसाइटी की तरफ से डिनायल मिलेगा, सोसाइटी उसकी हैंडीकैपनेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो खुद को आइसोलेट कर लेगा, वो सोसाइटी में मूव आउट नहीं करेगा इतना, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस का शिकार हो जाएगा और ये भी उसकी साइकोलॉजी के ऊपर जो है बैड इफेक्ट्स पैदा करेंगे। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है डिप्रेशन एंड एनजाइटी। सोसाइटी की तरफ से जो चैलेंजेस डिसेबल्ड बच्चों को फेस करना पड़ते हैं उनकी वजह से उसमें एनजाइटी और डिप्रेशन वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है फियर एंड फ्रस्ट्रेशंस। अब एक बच्चे के अंदर फियर जो है वो जब बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें एक फियर होगा पेन का, इंजरी का, उसके अलावा दूसरों पर डिपेंड करने का जो खौफ है, ये फियर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशंस काज करेगा और उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको ख़राब करेगा। तो मेंटल हेल्थ ख़राब होने की वजह से ये जो बैड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उसकी स्टडी को भी ख़राब करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आता है पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड रिजिलियंसी हम लोग इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं कि अपनी लाइफ की तरफ दोबारा जो आना है उसको रिजिलियंसी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है डेवलपिंग इंडिपेंडेंस। वो वाले बच्चे जो अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर लेते हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं
तो उनमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, उनके अंदर कोई भी बुरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आता। वो खुद मोटिवेट रहते हैं, जब अपने काम खुद करेंगे तो वो खुद ही रिजिलियंस रहेंगे, खुद मोटिवेट रहेंगे और उनके अंदर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी। अब सपोर्ट के साथ अगर कोई बच्चे होते हैं उनमें सेल्फ आइडेंटिटी नहीं पाई जाती, लेकिन वो बच्चे जिनको हम लोग फुली सपोर्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर हम उनको मोटिवेशंस प्रोवाइड करें या हमारी जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशंस के प्रोग्राम्स हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं बच्चों के अंदर, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक प्रॉपर सपोर्ट के साथ, बच्चे को अगर अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी पता चल जाएगी, अपनी जो उसके स्ट्रेंथ्स वगैरह का पता चल जाएगा, तो उसमें सेल्फ आइडेंटिटी आएगी और उसकी वजह से उसमें वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उसकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसके ऊपर कायम करेगा। थर्ड पॉइंट आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब हम लोग पहले समझ चुके हैं कि मतलब इसका होता है रीस्टोर करना, एक पॉजिटिव तरह की एनर्जी है। जब एक फिजिकल हैंडीकैप बच्चा अपने चैलेंजेस को खुद फेस करेगा, खुद स्ट्रांग होगा, खुद डेवलप होगा, तो उसमें रेजिलियंस आएगी, मतलब उसमें स्ट्रेंथ आएगी, वो डिटर्मिन्ड रहेगा, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाले बहुत ईजी से पॉइंट्स हैं जो आप इस क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है न्यू डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो हैं इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अर्ली इंटरवेंशंस क्या होती हैं? इंटरवेंशन से मुराद होता है कि अगर आप में कोई डिजीज़ है तो उसका जल्दी स्टेजेस के ऊपर उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दें और उसके इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। तो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऐसी इंटरवेंशन है जिसमें साइकोलॉजिकली तौर पे जो फिज़िकल डिसेबल्ड बच्चा है उसके ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए या ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर दिए जाएँ जो उसकी डिसेबिलिटी को कम करेंगे। तो डिसेबिलिटी अगर नई है तो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन अगर टाइम पे स्टार्ट कर दी जाएँ तो डिसेबिलिटी के इफ़ेक्ट्स को हम लोग कम कर सकते हैं। और अगर हम सही टाइम के ऊपर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे किसी फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे को, तो उससे उसका सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगा। और लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT, ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें अर्ली टाइम के अंदर जो इंटरवेंशंस जो हैं प्रोवाइड कर दी जाती हैं बच्चे को, ताकि वो अपनी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है उससे आने वाले जो बिहेवियर में नेगेटिव चीज़ें हैं या साइकोलॉजिकली जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सके। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इट इज़ स्टेजेस ऑफ एडजस्टिंग टू अ न्यू फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। अगर किसी घर के अंदर कोई डिसेबल्ड पर्सन पैदा हो जाता है या किसी पर्सन में डिसेबिलिटी आ जाती है तो उसको कितना टाइम लगता है सोसाइटी के अंदर या अपनी फैमिली के अंदर एडजस्ट करने में, और उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो एक नई डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करने में और उसको एडजस्ट करने में जो मेन स्टेजेस हैं वो यहाँ पे 4 स्टेजेस बताए हुए हैं। फर्स्ट स्टेज आता है शॉक, उसके बाद आता है डिनायल, एंगर, डिप्रेशन और लास्ट पे आता है एडजस्टमेंट या एक्सेप्टेंस। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है शॉक। जब कोई भी डिसेबिलिटी देखी जाती है तो सबसे पहले शॉक्ड हो जाते हैं सब लोग, और ये शॉक इमोशनल शॉक भी हो सकता है या फिर फिजिकल नमनेस भी होती है। नमनेस का मतलब होता है बिल्कुल फिजिकली डिसेबल्ड हो जाना। एक शॉक की कैफियत को ही हम कहते हैं जिसमें कोई आपको सेंसेशन फील ना हो, और ये जो सेंसेशन है ये फ्यू आवर्स से सेवरल डेज तक रह सकती है। यूजुअली जो शॉक होता है वो कुछ घंटों के लिए होता है, उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है डिनायल, मतलब इनकार करना। डिनायल जो है ये कुछ वीक से लेके 3 वीक से लेके 2 मंथ्स तक इसका टाइम पीरियड रह सकता है। किसी पर्सन में अगर डिसेबिलिटी आई है तो वो उस चीज़ को डिनाई करता रहेगा, पहले इनकार करेगा कि मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि उसको नॉर्मल लाइफ के अंदर दोबारा आने के लिए वो डिसेबिलिटी उसके में रुकावट होगी। उसके अलावा डिनायल जो है ये एक परमानेंट इशू भी बन सकता है अगर उस पर्सन के ट्रीटमेंट्स या उसके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर सही तरह से हम लोग उसको वो प्रोसेस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो डिनायल जो है ये परमानेंट इशू भी बन सकता है। लेकिन जैसे ही पर्सन को हम ट्रीटमेंट्स देना स्टार्ट करेंगे, रिहेबिलिटेशन कराएंगे, वो नॉर्मल रूटीन की तरफ आना शुरू करेगा, तो उसमें जो डिनायल की कैफियत है वो कम हो जाएगी जब उसको पता लगेगा कि इस डिसेबिलिटी से बाहर निकला जा सकता है। थर्ड स्टेज ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी जो हमारे पास आती है वो है एंगर या डिप्रेशन। एंगर या डिप्रेशन पर्सन में तब आता है यूजुअली जब उसमें सोशल लाइफ में जाता है, क्योंकि लोगों के जो रवैये होते हैं वो बुरा असर डालते हैं और बंदा जो है डिप्रेशन में चल जाता है या गुस्से में। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बताई हुई है कि एंगर के अलावा डिफरेंट तरह के जो इमोशंस हैं वो फेस करना पड़ सकते हैं पर्सन को, और वो किस तरह के इमोशंस हो सकते हैं, उसके गरीब, गम वगैरह के भी हो सकते हैं, तब होंगे जब अपनी बॉडी की इमेज को देखेगा या वो देखेगा उसकी बॉडी जो है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही।
या फिर कोई फ्रैक्चर वगैरह बॉडी में आया जो अपनी बॉडी से जब वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो उसमें डिप्रेशन काज कर सकती है और शदीद जो गम की कैफियत है उसमें आ सकती है पर्सन के अंदर। और लास्ट पर जाता है एडजस्टमेंट एंड एक्सेप्टेंस। अब एडजस्टमेंट और एक्सेप्टेंस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो पर्सन है वो अपनी डिसेबिलिटी से खुश हो गया है, लेकिन ये ऐसा स्टेज है जिसमें जो पर्सन है अपनी डिसेबिलिटी को एक नॉर्मल लाइफ के अंदर एडजस्ट करना सीख जाता है और उस डिसेबिलिटी के साथ भी जो इंडिपेंडेंट लाइफ है वो गुजारना सीख लेता है और जो अपने रोज़मर्रा के काम हैं उसमें अपनी डिसेबिलिटी को नहीं आने देता। डिसेबिलिटी के होते हुए भी अपनी सारे के सारे जो काम है वो करता है, अपनी लाइफ में फुली पार्टिसिपेट करता है। सोसाइटी जो है उसको कुछ नहीं कहती क्योंकि बंदा जो है खुद मोटिवेटेड होता है, तब वो अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसमें कंफर्ट रहता है। तो ये वाले 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है इमोशनल एस्पेक्ट एसोसिएटेड। अब जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके साथ इमोशनल कौन से एस्पेक्ट एसोसिएट हो सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर का पैराग्राफ है उसमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं बताई हुई, तो जो पॉइंट्स हैं आपने फोकस करना होता है पॉइंट्स के ऊपर, आपने पॉइंट्स ही प्रिपेयर करने होते हैं और पेपर में आप इन पॉइंट्स को ही लिखा करें क्योंकि ज़्यादा अच्छा जो इफेक्ट होता है आपकी पॉइंट्स और हेडिंग्स का होता है। तो आप नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो है उनकी वोकैबुलरी रखा करें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आते हैं शॉक, एंजाइटी, बारगेनिंग, डिनायल, मॉर्निंग। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं डिप्रेशन, विड्रॉल, इंटरनलाइज्ड एंगर, एक्सटर्नलाइज्ड एग्रेशन, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आप इनको लिख के इनमें डिटेल्स लिख सकते हैं इनके हवाले से। उसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट स्लाइड हमारे पास आती है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इंगेजमेंट। किसी बच्चे में अगर डिसेबिलिटी आती है तो सबसे पहला जो इंगेजमेंट होती है, सबसे पहली जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होती है और सबसे ज़्यादा असरात भी फैमिली के होते हैं और सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारियाँ भी फैमिली की होती हैं, यूजुअली उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स की। और अगर फैमिलीज कोऑपरेट करें स्कूल के साथ या जो भी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं या उनकी जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है उनके मेंबर्स के साथ अगर फैमिली कोऑपरेट करे तो बच्चे की डिसेबिलिटी को कम किया जा सकता है, उसके इफ़ेक्ट्स को या डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में बच्चे की बहुत हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पे बताया गया है, बहुत इजी बातें हैं। फैमिली इंगेजमेंट जो है ये एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर फैमिलीज़ जो हैं और स्कूल की पर्सनस वो कोलैबोरेट करते हैं, मिल के काम करेंगे और सपोर्ट करेंगे बच्चे को ताकि वो अपनी लर्निंग और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सके, उनको इम्प्रूव कर सके और उसकी एजुकेशन इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं स्कूल्स और फैमिलीज़ की जो रिलेशनशिप हैं वो किन किन चीज़ों में हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे को साइकोलॉजिकली एडजस्ट करने में, उसको साइकोलॉजिकली फिट रखने में पेरेंट्स और स्कूल्स और फैमिलीज़ दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टूडेंट की डेवलपमेंट और लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है। उसके अलावा रेसिप्रोकल इन दैट बोथ स्कूल्स एंड फैमिलीज़ बेनिफिट फ्रॉम इट, मतलब इसके उल्ट जो है ना सिर्फ फैमिलीज़ का रोल होता है, स्कूल का भी रोल होता है और अगर फैमिली सपोर्ट करेंगी तो उसमें स्कूल का भी उतना ही फ़ायदा होगा क्योंकि जब पेरेंट्स खुल के बात करेंगे तो टीचर्स जो हैं उनकी डिफरेंट कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाएंगी। उसके अलावा एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप होगी और बहुत सारे मसाइल का हल किया जा सकता है अगर फैमिली फुली इन्वॉल्वमेंट करे। तो यहाँ पे छोटी सी डायग्राम है जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि फैमिली की इंगेजमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। फैमिली आती है, उसके अलावा फैमिली में जो मोस्टली हमारे कौन कौन से रिश्ते आते हैं, पेरेंट्स जो हैं उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कायम करने में बहुत उनका इंपॉर्टेंट रोल है, जो उनके बच्चे का जो स्टाफ है, टीचर्स है, स्कूल्स, उनके साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड पर उन्होंने ये बताया गया है कि जो फैमिलीज़ होती हैं उनको अगर हम लोग सही तरह से इमोशनली उनको डेवलप करें तो बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब ये नहीं होता कि बच्चा जो है वो उसमें डिसेबिलिटी है तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ में होते हैं वो यूजुअली पेरेंट्स ही होते हैं। उनके ऊपर ज़्यादातर इमोशनली और स्ट्रेस भी उन पर ज़्यादा होती है बच्चे से ज़्यादा। तो जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है या एजुकेटर्स जो बच्चे के टीचर्स वगैरह हैं उनको चाहिए कि वो पेरेंट्स को सबसे पहले मोटिवेट करें, पेरेंट्स को इमोशनली सेटिस्फाई करें, तब ही जाके बच्चे की डिसेबिलिटी को कम कर सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स की जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो पहले बेहतर बनानी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर उसके ज़्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ इमोशंस बताई गई है जो यूजुअली पेरेंट्स जिससे गुजरते हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चों में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है। फर्स्ट पॉइंट आता है डिनायल, इनकार। पहली बात तो पेरेंट्स जो है वो एक्सेप्टिंग नहीं करते कि उनके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, वो इनकार करते हैं। एंजाइटी, उनमें गुस्सा वगैरह आ जाता है, उनमें परेशानी रहने लग जाती है,
क्योंकि हमारी सोसाइटी के जो एटीट्यूड्स हैं या बिलीव्स हैं या रूटीन्स, इनकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा उनमें फेयर आ जाता है कि हमारा बच्चा जो है इसको कोई फ्यूचर नहीं होगा, इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, पता नहीं हम इसकी ख्याल रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। पेरेंट्स में डिप्रेशन आ जाती है, उनमें गिल्ट होता है, उनमें शर्मिंदगी आती है कि हम लोगों की वजह से ही कहीं हमारे बच्चे में डिसेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कि वो बच्चों की कोई भी गलती होती है उसको पेरेंट्स को ही ब्लेम करते हैं। उसके अलावा एंगर आ जाता है। तो बच्चे की डिसेबिलिटी अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए उनकी फैमिली से इंगेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी फैमिली से जान पहचान करें, उनकी फैमिलीज़ के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप कायम करें, उनकी फैमिली को मोटिवेट करें। उसके बाद ही हम लोग बच्चे की साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं उनको एडजस्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आती हैं हमारे पास, बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। टीचर्स या जो एजुकेटर्स हैं उनको चाहिए कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कायम करें बच्चों की फैमिलीज़ के साथ, और जो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चे की जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम करने में या उनको पॉजिटिव बनाने में। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताया गया है कि जो टीचर्स हैं या जो एजुकेटर्स हैं वो कौन कौन से नंबर ऑफ़ स्टेप्स ले सकते हैं ताकि जो फैमिलीज़ है उनके साथ अच्छी इंगेजमेंट कर सके और बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसके इफ़ेक्ट को कम किया जा सके। तो अगर हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में आए, इनमें बताया गया है कि यूजुअली अगर किसी फैमिली में कोई डिसेबल्ड बच्चा आ जाता है तो बजाय इसके कि फैमिली उसको स्ट्रेंथ फील कराए, उसको होप दे, उसको जॉय प्राइड करे, लेकिन जो फैमिली है वो एंजाइटी और ग्रीफ का शिकार हो जाती है, उनमें दुख ज़्यादा होता है और किसी किस्म की वो खुशी नहीं मनाते। तो कुछ जो फैमिलीज़ हैं अगर वो कौन कौन से स्टेप्स कर सकती हैं कि वो अपने बच्चे को पॉजिटिव इम्पैक्ट्स उसके ऊपर दें, उसकी साइकोलॉजिकली उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दें। तो यहाँ पे पॉइंट्स बताए हुए हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं। अगर जो फैमिलीज़ है वो बच्चे की एबिलिटी टू लव एंड एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाए तो बच्चे में पॉजिटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। उसके अलावा फैमिली टाइज को अगर स्ट्रेंथ करे, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा क्लोज हो जाएं और आपस की रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे तो बच्चे में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसकी डिसेबिलिटी को लेके वो कम हो जाएंगे। उसके अलावा बच्चे में अगर वो सेंस ऑफ प्राइड को इंट्रोड्यूस कराएं और बच्चे की जो अचीवमेंट्स हैं, अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, उनकी वजह से बच्चे को प्राइड फील कराएंगे तो बच्चे के अंदर जो डिसेबिलिटी है उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे। उसके अलावा बच्चे को लीड करें टू लर्न अबाउट मोर डिसेबिलिटीज़ एंड देयर एडवोकेसी। बच्चे को उसके राइट्स के बारे में बताएं, बाकी डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताएं, उसको बताएं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, तो बच्चे में भी कॉन्फिडेंस आएगा और अपने लिए जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकेगा और उसमें साइकोलॉजिकल जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। उनको इंजॉय करना सिखाएं छोटी छोटी चीज़ों को, उनमें पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, ये सब चीज़ें अगर पैदा करेंगी फैमिलीज़ या एजुकेटर्स तो बच्चे की हम लोग हेल्प कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर आएगा। उसके अलावा सपोर्टिंग फैमिलीज़, अब जो एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि वो फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, पेरेंट्स को सपोर्ट करें, उनको इमोशनली, फिज़िकली जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए वो उनको प्रोवाइड करें ताकि उनके अंदर जो है पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आए। तो यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि उनकी जो फैमिलीज़ में एक्सेप्टिंग फैमिलीज़ एक्सेप्ट करने का उनमें जो है रवैया वो अपनाएं। उसके अलावा अगर फैमिली बच्चे की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करेगी, अंडरस्टैंड करेगी तो उसकी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। उसकी जो स्ट्रेंथ है फैमिली की उसको बिल्ड करने में हेल्प करें। ये सब एजुकेटर्स के रोल हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सपोर्ट। अब वो वाली फैमिलीज़ जिनके अंदर कोई डिसेबल्ड बच्चा है उनको डिफरेंट तरह की सपोर्ट चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट चाहिए, बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से सपोर्ट चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको चाहिए। रेस्पाइट केयर का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, मतलब छोटी मोटी बीमारी में उनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि तमाम तरह के जो सपोर्ट्स हैं इनके लिए जो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है वो फंडिंग की सपोर्ट होती है। तो जो एजुकेटर्स हैं या सोसाइटी हैं उनको चाहिए कि उनको फुल सपोर्ट करें ताकि बच्चे की हेल्प कर सकें उनके डिसेबिलिटी के इफेक्ट्स को कम करने में। नेक्स्ट आती है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। अब वो पेरेंट्स जिनके अंदर फैमिली में कोई भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उनके बच्चे को स्पेशल अकोमोडेशंस चाहिए, व्हील चेयर्स, रैम्प्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए, उनकी थेरेपीज़ वगैरह कराने के लिए, काउंसलिंग के लिए भी उनको पैसा चाहिए। तो बच्चे के ऊपर पैसा ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से उनको हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए ताकि मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स हैं जिनमें स्पेशल बच्चे पैदा हो जाते हैं इनके घरों में, वो उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि वो उनकी जो असेसिबिलिटीज़ हैं या उनकी जो सपोर्ट्स हैं वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हेल्थ केयर कंसर्न्स आ जाती हैं
और लास्ट पे आ जाता है एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़। ये सारे जो मेन पॉइंट्स हैं, ये अगर इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप उसमें इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ का में क्या क्या इशू आते हैं इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और बाद में इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। वो बच्चे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनको काफ़ी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल वो हमारी सोसाइटी में रह के बहुत से चैलेंजेस या बैरियर्स को फेस कर रहे हैं, उनको असेस चाहिए होती है डिवाइसेस की, सर्विसेज की या इन्वायरमेंट की। तो ये सब जो असेस है ये एक टेबल में उन्होंने बताई हुई है, यहाँ पे उस टेबल को हम लोग पढ़ते हैं। तो इस टेबल में ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जो एक्सेसिबिलिटी के अंदर बैरियर्स आते हैं और हम लोगों को मिल के चाहिए कि इन बैरियर्स को ख़त्म करें। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है परसेप्शंस। जो सोसाइटी के फाल्स बिलीव्स हैं इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी को लेके, वो जो है फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के अंदर बहुत बड़ी जो बैरियर है वो काज कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि सोसाइटी के अंदर इन परसेप्शंस, इन फाल्स बिलीव्स को कम करें। उसके अलावा पॉलिसीज़ जो आती हैं, अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स, रूल्स और रेगुलेशंस जो आती हैं, जो इन बच्चों के अंदर बैरियर्स बन जाते हैं और वो अपनी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के अंदर या बाकी बच्चों की तरह सब जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इन पॉलिसीज़ को हम लोगों को चाहिए इनको एक्सपैंड करें और स्पेशल बच्चों के लिए या फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए इन पॉलिसीज़ के अंदर कोटा रखा जाए या उनके लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जाए। नेक्स्ट आता है फिजिकल बैरियर्स। अब फिजिकल बैरियर्स बहुत से फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि स्टेयर्स या कर्व्स वगैरह। अब चलते फिरते हुए मोबिलिटी के अंदर ख़ास तौर पे जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनको काफ़ी बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स आती हैं, कम्युनिकेशन के हवाले से इनको बैरियर्स का फेस करना पड़ता है। ख़ासतौर पे वो बच्चे जिनमें कोई भी हेयरिंग का इशू है या उनमें स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग वगैरह का जो अगर उनमें डिसेबिलिटी है तो उनको कम्युनिकेशन के बैरियर्स को फेस करना पड़ता है। और लास्ट पे आता है ट्रांसपोर्टेशन बैरियर्स। एक प्रॉपर जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं वो चाहिए होती हैं फिजिकल हैंडीकैप बच्चों को, जो हमारी सोसाइटी उनको प्रोवाइड नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।